आदाब और नमस्कार। वेलकम टू द डीप डाइव। टुडे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बचा एफ गुजदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बॉम्बे। ये केस AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट पेज 74 पर रिपोर्टेड है। देखिए, ये सिर्फ एक और टैक्स डिस्प्यूट नहीं है, ये एक कॉर्नरस्टोन डिसीजन है जिसका इंडियन टैक्सेशन लॉ और कॉर्पोरेट लॉ दोनों पर गहरा असर पड़ा है। बिल्कुल। और हमारे पास इस केस के काफ़ी डिटेल्ड एक्सर्प्ट्स हैं जिनमें जजमेंट के क्रूशल फाइंडिंग्स हैं, दोनों पक्षों के कोर आर्ग्यूमेंट्स हैं और सबसे ज़रूरी वो लीगल रीजनिंग जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला आधारित किया। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है इस लैंडमार्क केस को सही मायने में समझना। खास तौर पर ये जानना कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत किस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, स्पेशली जब बात डिविडेंड्स की हो, और इसमें जो फंडामेंटल लीगल डॉक्ट्रिन्स इस्तेमाल हुए उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। और मामला वाकई दिलचस्प है। सोचिए, एक शेयर होल्डर है, उन्हें एक टी कंपनी से डिविडेंड मिलता है। राइट। और मजे की बात ये कि उस टी कंपनी की अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा, स्पेसिफिकली 60% एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आता है, मतलब चाय उगाना और बनाना, और वो हिस्सा कंपनी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, टैक्स एग्जेम्प्ट। एग्जैक्टली। तो सवाल ये खड़ा हुआ, जो उस समय के हिसाब से 2750 रुपीस का सवाल था, कि क्या ये एग्जेम्पशन शेयर होल्डर तक पहुंचेगा? क्या शेयर होल्डर को मिले डिविडेंड का भी 60% हिस्सा टैक्स एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरल इनकम माना जाना चाहिए? सुनने में तो लॉजिकल लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है, लेकिन कानून में अक्सर पेच होते हैं। तो कहानी शुरू होती है अपेलेंट मिसेस बाचा एफ गुजदार से। उनके पास दो चाय कंपनियों के शेयर्स थे, पत्रकोला टी कंपनी लिमिटेड और बिश्नौत टी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आज के हिसाब से शायद ये रकम छोटी लगे, पर इसके पीछे का लीगल प्रिंसिपल बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कंपनियां चाय उगाने और बनाने के बिजनेस में थी। उस समय इंडियन इनकम टैक्स रूल्स 1922 लागू थे, और उनका रूल 24 ऐसी कंपनियों के लिए एक खास फॉर्मूला बताता था। हाँ, रूल 24। उसके मुताबिक ऐसी कंपनी जो चाय उगाकर और बनाकर बेचती है, उसकी इनकम को बिजनेस इनकम की तरह कंप्यूट किया जाएगा, लेकिन उस इनकम का सिर्फ 40% ही टैक्सेबल बिजनेस इनकम माना जाएगा। करेक्ट। जिसका मतलब हुआ कि बाकी का 60% इम्प्लिसिटली एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता था, जो एक्ट के तहत एग्जेम्प्ट था। रूल 24 का एग्जैक्ट टेक्स्ट जैसा जजमेंट के पैराग्राफ 3 में दिया गया है, वो कहता है, इनकम derived from the sale of tea grown and manufactured by the seller in the taxable territories shall be computed as if it were income derived from business, and 40% of such income shall be deemed to be income, profits and gains liable to tax. तो मिसेस गुजदार का तर्क काफी सीधा था। उनका कहना था कि भाई, जब कंपनी की 60% इनकम एग्रीकल्चरल है, तो उस इनकम से दिए गए डिविडेंड्स का कैरेक्टर भी तो वही होना चाहिए। हाँ, कि वो नेचर रिटेन करेगा। एग्जैक्टली। इसलिए उनके 2750 रुपए के डिविडेंड का 60% हिस्सा भी एग्रीकल्चरल इनकम क्लासिफाई होना चाहिए, और सेक्शन 43V जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 का था, उसके तहत एग्जेम्प्ट होना चाहिए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगता है सरफेस पर, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ने नहीं माना, और ना ही एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर ने, और ना ही इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल ने। उन सब ने कहा कि पूरा का पूरा डिविडेंड टैक्सेबल है। तो मामला फिर हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट के सामने जो सवाल रेफर किया गया, वो जजमेंट के पैराग्राफ 1 में साफ लिखा है, whether 60% of the dividend amounting to rupees 2,750 received by the SSC from the two tea companies is agricultural income and as such exempt under section 438 of the act. क्या डिविडेंड का 60% हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम है और एग्जेम्प्ट है? और बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस चागला और जस्टिस टेंडोलकर थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया नहीं में, मतलब इन द नेगेटिव। बिल्कुल। उन्होंने मिसेस गुजदार के खिलाफ फैसला सुनाया, कहा कि डिविडेंड इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जा सकता। पर मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, मिसेस गुजदार सुप्रीम कोर्ट गई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, और वहां फाइनल जजमेंट दिया हॉनरेबल जस्टिस गुलाम हसन ने। इंटरेस्टिंगली, जस्टिस हसन ने अपने जजमेंट के पैराग्राफ 4 में ऑब्जर्व किया कि ये जो सवाल था, वो असल में केपेबल ऑफ एन इजी सॉल्यूशन था अगर इनकम टैक्स एक्ट के फंडामेंटल प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स पर ध्यान दिया जाता। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। शायद ये इशारा करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब हम कोर लीगल स्ट्रक्चर से हटकर सोचने लगते हैं। और यहीं पर पहला फाउंडेशनल लीगल डॉक्ट्रिन आता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा रिलाई किया, द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी,
या जिसे सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये तो कंपनी लॉ का बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ, फंडामेंटल है। इसका मतलब है कि एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो वो कानून की नज़र में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है, एक जुरिस्टिक पर्सन जो अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र होती है। मतलब कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पैराग्राफ 14 में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा दैट द कंपनी इज अ जुरिस्टिक पर्सन एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज बियॉन्ड डाउट। इट इज द कंपनी विच ओन्स द प्रॉपर्टी एंड नॉट द शेयर होल्डर्स। कंपनी प्रॉपर्टी की मालिक है, शेयर होल्डर्स नहीं। ओके, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो शेयर होल्डर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी की जमीन या एसेट्स के मालिक बन गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास शेयर्स हैं, जिसका मतलब है आपके पास कुछ राइट्स हैं, जैसे डिविडेंड पाने का अधिकार अगर कंपनी डिक्लेयर करे तो, या कंपनी बंद होने पर लिक्विडेशन के बाद बचे हुए एसेट्स में हिस्सा पाने का अधिकार। लेकिन आप कंपनी की किसी जमीन या मशीनरी पर उंगली रखकर ये नहीं कह सकते कि इसका एक हिस्सा मेरा है। अच्छा। कोर्ट ने इस बात को और पुख्ता करने के लिए पुराने चिरंजीत लाल चौधरी वी द यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला दिया, जिसे शोलापुर मिल्स केस 1950 SCR 869904 भी कहते हैं। उस प्रेसिडेंट को पैराग्राफ 13 में साइट करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो पुराना जजमेंट निगेट्स द पोजीशन टेकन अप ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट मिसेस गुजदार दैट अ शेयर होल्डर हैज गॉट अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो ये सेपरेशन बहुत ही क्लियर है। ओके, लेट्स पॉज हियर। ये समझना बहुत क्रूशियल है। मतलब कानून एक बहुत मोटी लकीर खींचता है। कंपनी चाय बागानों की मालिक है, कंपनी एग्रीकल्चरल इनकम कमाती है, शेयर होल्डर शेयर का मालिक है, जो कि असल में कंपनी के अगेंस्ट कुछ राइट्स का बंडल है, न कि कंपनी के एसेट्स में ओनरशिप स्टेक। क्या मैं सही समझ रही हूँ? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है जब कंपनी की पूरी वैल्यू ही शायद उन एसेट्स से आ रही हो। हाँ, आपका समझना बिल्कुल सही है। लीगली स्पीकिंग ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन लीगल फॉर्म यानी कंपनी की सेपरेट पर्सनैलिटी यहाँ सबसे ऊपर है। और इसी से ये समझ आता है कि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड का असली सोर्स या नेचर क्या है। तो डिविडेंड का सोर्स क्या माना गया? मिसेस गुजदार के लिए डिविडेंड सीधे चाय के बागानों की मिट्टी से नहीं आ रहा था। उसका इमीडिएट सोर्स था उनका इन्वेस्टमेंट उन दो कंपनियों के शेयर्स में, और वो कॉन्ट्रैक्चुअल फ्रेमवर्क जो शेयर होल्डर और कंपनी के रिश्ते को गवर्न करता है। मतलब शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वगैरह। हाँ, वही सब। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पैराग्राफ 8 और 9 में बहुत स्पष्ट रूप से कही। What the shareholder receives is not a share of the profits of the company simpliciter, but he receives his share of the profits which have been declared as distributable profits. In fact, in truth, dividend is derived from the investment made in the shares of the company, and the foundation of it rests on the contractual relations between the company and the shareholder. Dividend is not derived by shareholder by his direct relationship with the land. ठीक है, तो ये तो हुआ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाला एंगल। हाँ। दूसरा की एस्पेक्ट क्या था? दूसरा की एस्पेक्ट था इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन। सेक्शन 21A जो 1922 एक्ट का था और मिलते जुलते प्रोविजंस आज के एक्ट में भी हैं, वो कहता था कि एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल है ए एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जैसा पैराग्राफ 5 में साइट किया गया है। ओके, डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यानी जमीन से प्राप्त। ये फ्रेज क्रूशियल लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्रेज को सख्ती से इंटरप्रेट किया। उन्होंने वो प्रिंसिपल अप्लाई किया जिसे लीगल स्कॉलर्स अक्सर डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्ट नेक्सस या इफेक्टिव सोर्स टेस्ट कहते हैं। डायरेक्ट नेक्सस मतलब सीधा संबंध? बिल्कुल। कोर्ट का मानना था कि इस डेफिनेशन के तहत एग्रीकल्चरल इनकम कहलाने के लिए इनकम का सोर्स सीधे तौर पर जमीन होना चाहिए, एक इमीडिएट कनेक्शन होना जरूरी है। कोर्ट ने पैराग्राफ 8 में इस पर विस्तार से कहा, The dividend is derived from the accumulated profits of the company and does not arise to the shareholder from the land. Agricultural income, as defined in the Act, is obviously intended to refer to the revenue received by direct association with the land, which is used for agricultural purposes, and not by indirectly extending it to cases where that revenue or part thereof changes hands either by way of distribution of dividends or otherwise. मतलब इनकम का जमीन से डायरेक्ट एसोसिएशन होना चाहिए। अगर वो हाथ बदलती है जैसे डिविडेंड के रूप में, तो वो डायरेक्ट एसोसिएशन टूट जाता है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने चेताया भी कि इस डेफिनेशन को उसकी लेजिटिमेट लिमिट से ज्यादा खींचना ठीक नहीं होगा, और अपनी बात समझाने के लिए जस्टिस गुलाम हसन ने पैराग्राफ 8 में ही एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हाँ, वो कौन सा? उन्होंने कहा,
मान लीजिए एक साहूकार मनी लेंडर किसी किसान को कर्ज देता है। किसान बाद में उस कर्ज का ब्याज चुकाता है अपनी खेती की उपज बेचकर कमाए पैसों से। तो क्या वो साहूकार ये दावा कर सकता है कि उसे मिला ब्याज एग्रीकल्चरल इनकम है सिर्फ इसलिए कि रीपेमेंट का पैसा खेती से आया था? नहीं, ये तो अजीब लगेगा। हाँ, कोर्ट ने इस तर्क को हार्डली स्टेटेबल कहा, मतलब ऐसा तर्क जिसे गंभीरता से लेने लायक भी नहीं समझा जा सकता। कोर्ट के अनुसार अंडरलाइंग पॉलिसी यही थी कि टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा मुख्य रूप से उन्हें मिले जिनका खेती से सीधा वास्ता है, जमीन का मालिक या काश्तकार जो खेती करता है या जिसे सीधे किराया मिलता है, ना कि उन्हें जो कई कदम दूर पैसा प्राप्त कर रहे हैं। राइट। तो कोर्ट कह रहा है कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनकम शायद शुरू में कंपनी के हाथ में एग्रीकल्चरल रेवेन्यू के तौर पर आती है, लेकिन जब वो कॉरपोरेट मशीनरी से गुजरती है, प्रॉफिट्स के रूप में जमा होती है, कंपनी लॉ के तहत डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो शेयर होल्डर तक पहुंचते पहुंचते वो लीगली कुछ और बन जाती है। डिविडेंड इनकम जिसका सोर्स शेयर कॉन्ट्रैक्ट है, न कि सीधे जमीन। क्या यही क्रक्स है? कैरेक्टर बदल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन पर। बिल्कुल सही। रेसिपिएंट के हाथ में रिसीट का कैरेक्टर क्या है, टैक्स के लिए वही डिसाइसिव होता है। और इस डायरेक्ट नेक्सस या इफेक्टिव सोर्स के प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल के कुछ महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट्स को बारीकी से एग्जामिन किया। प्रिवी काउंसिल 1950 से पहले भारत के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। हाँ, प्रिवी काउंसिल के फैसले बहुत अहमियत रखते थे। ये केसेस जीनियोलॉजी ऑफ इनकम यानी इनकम की वंशावली को ट्रेस करने के सिद्धांत को समझने में मदद करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि ये इंक्वायरी कहाँ रोकनी है, इमीडिएट या इफेक्टिव सोर्स पर। अच्छा, कौन से केसेस थे वो? पहला, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड ओडिशा वर्सेस राजा बहादुर कामाक्षा नारायण सिंह, AIR 1949 PC1। इशू ये था कि क्या एग्रीकल्चरल लैंड के बकाया किराए अरियार्स ऑफ रेंट पर जो ब्याज मिला वो खुद एग्रीकल्चरल इनकम है? फाइंडिंग थी नहीं। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। किराए पर मिला ब्याज एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, क्यों? देखिए, लॉर्ड उथवर्ड की रीजनिंग, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 22 में साइट किया, इफेक्टिव सोर्स टेस्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। उन्होंने कहा, द वर्ड डिराइव्ड demands an inquiry into the genealogy of the product. But the inquiry should stop as soon as the effective source is discovered. In the genealogical tree of the interest, land indeed appears and the second degree, but the immediate and effective source is rent, which has suffered the accident of non-payment. And rent is not land. वाह, मतलब इनकम की फैमिली ट्री में जमीन भले ही दूसरे दर्जे पर आती हो, लेकिन इमीडिएट और इफेक्टिव सोर्स वो किराया था जो चुकाया नहीं गया था, और किराया जमीन नहीं है। कमाल की क्लैरिटी है ना? तो डायरेक्ट सोर्स वो कर्ज, अनपेड रेंट था, जमीन नहीं। दूसरा केस था प्रीमियर कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड वी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बॉम्बे सिटी, AR 1949 PC20। ओके, इसमें क्या था? इसमें एक कंपनी का मैनेजिंग एजेंट था जिसे कमीशन मिलता था, और वो कमीशन कंपनी के मुनाफे के परसेंटेज के तौर पे कैलकुलेट होता था। अब कंपनी के मुनाफे का कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आता था। तो सवाल था कि क्या एजेंट के कमीशन का भी कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा? मुझे लगता है जवाब नहीं होगा पिछले केस के लॉजिक से। बिल्कुल सही। फाइंडिंग थी नहीं। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि कमीशन तो एजेंट को उसकी सर्विसेज के लिए दिया गया रिम्यूनरेशन था, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। अच्छा। सर जॉन बॉमन का ऑब्जर्वेशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ्स 24 और 25 में कोट किया, सीधे इसी पॉइंट पर आता है कि इनकम का कैरेक्टर उसके रिमोट ओरिजिन या कैलकुलेशन मेथड से नहीं बदलता। उन्होंने कहा, where an assessee receives income, not itself of a character to fall within the definition of agricultural income, such income does not assume the character of agricultural income by reason of the source from which it is derived, or the method by which it is calculated. ये तो मिसेस गुजदार के केस से बिल्कुल डायरेक्टली रेलेवेंट लगता है। सिर्फ इसलिए कि उनके डिविडेंड की रकम कंपनी के एग्रीकल्चरल मुनाफे से लिंक्ड हो सकती है, जैसे 60% थी, डिविडेंड खुद एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है कैरेक्टर में। उसका कैरेक्टर शेयर ओनरशिप से मिलने वाले डिविडेंड का है। सोर्स रिसिपिएंट के हाथ में रिसीट के नेचर को ऑटोमेटिकली रंग नहीं देता। ये बहुत ही शार्प लीगल डिस्टिंक्शन है। प्रिसाइसली। तीसरा की केस था महाराज कुमार गोपाल सारण नारायण सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा, AIR 1935 PC 143। इसमें क्या मुद्दा था? इसमें एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद, एस्टेट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी। बदले में
उसे जीवन भर एक सालाना रकम एन्युटी मिलनी थी और इस एन्युटी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए ट्रांसफर की गई जमीन पर एक चार्ज बना दिया गया था, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड भी शामिल थी। तो क्या ये एन्युटी एग्रीकल्चरल इनकम थी? क्योंकि वो जमीन से सिक्योर्ड थी, शायद। हाँ, नहीं। फाइंडिंग थी नहीं, ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं थी। रीजनिंग, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 26 में समझाया, ये थी कि एन्युटी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी जा रही थी, जिससे पेयर पर पर्सनल लायबिलिटी आती थी। जमीन तो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्चुअल डेट के लिए सिक्योरिटी थी। पेमेंट खुद रेसिपिएंट के हाथ में जमीन से मिला किराया या रेवेन्यू नहीं था। इफेक्टिव सोर्स कॉन्ट्रैक्ट था, न कि जमीन जो कोलैटरल थी। समझ गई। तो तीनों ही मामलों में प्रिवी काउंसिल ने डायरेक्ट कनेक्शन पर जोर दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रिवी काउंसिल केस, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वी सर कामेश्वर सिंह का भी जिक्र किया और उसे डिस्टिंग्विश किया। वो केस एक यूसुफ्रक्चरी मौकेजी का था, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कर्ज वसूलने के लिए प्रॉपर्टी जैसे जमीन पर कब्जा कर लेता है और उसकी इनकम से अपना कर्ज चुकाता है। ऐसे मौकेजी को मिला मुनाफा एग्रीकल्चरल इनकम माना गया था। अच्छा, तो वो अलग था। हाँ, मिसेस गुजदार के वकील ने उस केस में लॉर्ड मैकमिलन के एक बयान पर रिलाई करने की कोशिश की थी कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, हाउसोएवर और बाय whomsoever इट मे बी रिसीव्ड, चाहे जैसे भी या जिसे भी मिले। लेकिन जस्टिस गुलाम हसन ने पैराग्राफ 23 में साफ किया कि ये ब्रॉड स्टेटमेंट उस स्पेसिफिक केस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए, जहां मौकेजी अपने कब्जे के अधिकार पॉसेसिव राइट्स की वजह से सीधे जमीन से मुनाफा ले रहा था। ये एक शेयर होल्डर पर लागू नहीं होता जिसे डिविडेंड मिल रहा है, जो फंडामेंटली अलग चीज है। ओके, तो इन सब डॉक्ट्रिन्स और प्रेसिडेंट से गुजरने के बाद मिसेस बच्चा गुजदार के लिए फाइनल डेफिनेटिव नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद की जा रही थी इन प्रिंसिपल्स को देखते हुए। सुप्रीम कोर्ट को मिसेस गुजदार की अपील में कोई दम नजर नहीं आया और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उनकी अपील खारिज कर दी गई। मतलब पूरा डिविडेंड टैक्सेबल? हाँ, उन्हें जो डिविडेंड इनकम मिली थी पूरे 2,750 रुपए, उसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना गया और इसलिए वो पूरी तरह से इनकम टैक्स के दायरे में आई। कोर्ट का फैसला मजबूती से उन दो पिलर्स पर टिका था जिनकी हमने चर्चा की। पहला, सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, चाय कंपनियां, न कि मिसेस गुजदार एग्रीकल्चरल जमीन की मालिक थी और एग्रीकल्चरल इनकम कमा रही थी। दूसरा, डायरेक्ट नेक्सस, इफेक्टिव सोर्स। मिसेस गुजदार की इनकम यानी डिविडेंड सेक्शन 21A के जरूरत के अनुसार डिराइव फ्रॉम लैंड नहीं थी। उसका इफेक्टिव सोर्स उनकी शेयर होल्डिंग थी, एक इन्वेस्टमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है, न कि जमीन। उनमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से वो जरूरी डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं था। जस्टिस गुलाम हसन ने अपने पहले वाले कमेंट इजी सॉल्यूशन को रीइंफोर्स करते हुए आखिर में इस बात पर जोर दिया कि हमें ऑन द प्लेन वर्ड्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम व्हिच कनेक्ट्स इन नो अनसर्टेन लैंग्वेज रेवेन्यू विद द लैंड फ्रॉम व्हिच इट डायरेक्टली स्प्रिंग्स पर फोकस करना चाहिए। ये पैराग्राफ 15 से है और शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड सीधे जमीन से नहीं निकलता। तो इस पूरी चर्चा से जो कोर लेसन्स मिलते हैं उन्हें रीकैप करें तो पहला, कंपनी कानूनी तौर पर अपने शेयर होल्डर्स से एक अलग व्यक्ति है, कॉर्पोरेट वेल असलियत है, खासकर टैक्स लॉ में। दूसरा, किसी इनकम को टैक्स एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए रेसिपिएंट को जमीन से डायरेक्ट कनेक्शन, इमीडिएट डेरिवेशन दिखाना होगा, इनडायरेक्ट लिंक्स काफी नहीं है। तीसरा, रेसिपिएंट के हाथ में इनकम स्ट्रीम का लीगल कैरेक्टर जैसे डिविडेंड, ब्याज, कमीशन क्रूशल है और जरूरी नहीं कि वो अपने रिमोट सोर्स या कंप्यूटेशन के तरीके का कैरेक्टर अपना ले। कल्चरल इनकम कमा रही है, वो एक पहाड़ी झरने जमीन से सीधे निकलने वाले ताजे पानी की तरह है। कंपनी जो जमीन की मालिक है वो सीधे इस झरने से पानी पी रही है। ये हुआ डायरेक्ट एसोसिएशन। ठीक। अब इस पानी को इकट्ठा किया जाता है, शायद थोड़ा प्रोसेस किया जाता है और फिर एक कॉम्प्लेक्स म्युनिसिपल पाइपलाइन सिस्टम यानी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, प्रॉफिट एक्यूमुलेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन प्रोसेस के जरिए आगे भेजा जाता है। मिसेस गुजदार जो शेयर होल्डर हैं, उन्हें अपने घर में इस पाइपलाइन से जुड़े नलके से पानी मिलता है। ये हुआ डिविडेंड। तो हालांकि पानी का अल्टीमेट ओरिजिन वही झरना है, मिसेस गुजदार के लिए इमीडिएट या इफेक्टिव सोर्स वो पाइपलाइन का नलका है, यानी उनका शेयर इन्वेस्टमेंट और कंपनी का डिक्लेरेशन।
बच्चा गुजदार रूलिंग एसेंशियली यही कहती है कि शुद्ध झरने के पानी वाली टैक्स छूट तभी मिलेगी जब आप सीधे झरने से पानी पिएं। एक बार जब वो शहर की पाइपलाइन सिस्टम से गुजर कर आता है तो टैक्स के लिए उसे नलके का पानी डिविडेंड इनकम माना जाएगा, भले ही वो उसी झरने से क्यों ना आया हो। यात्रा ने उसका लीगल कैरेक्टर बदल दिया। वाह, ये पाइपलाइन एनोलॉजी वाकई रिमोट सोर्स और इफेक्टिव सोर्स के बीच का फर्क साफ करती है। ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करती है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ हम बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी के इस डिटेल्ड विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। ये 1955 का केस है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होने वाली कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशंस के टैक्सेशन को समझने के लिए फाउंडेशनल हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस जजमेंट ने कॉर्पोरेट फॉर्म और डायरेक्ट नेक्सस के सिद्धांत के आधार पर एक स्पष्ट रेखा खींची थी। लेकिन आज की मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया के बारे में सोचिए। हाँ, अब हमारे पास कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स जो एग्रीकल्चरल लैंड में भारी निवेश करते हैं, या सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स, या फिर ऐसे फंड्स की यूनिट्स जो प्योरली एग्रो फॉरेस्ट्री एसेट्स पर फोकस करती हैं। सही कहा। क्या ये स्ट्रक्चर्स जो शायद इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट लैंड ओनरशिप के बिना एग्रीकल्चरल रिटर्न्स के करीब लाने के लिए डिजाइन किए गए, बच्चा गुजदार में खींची गई रेखाओं को धुंधला करना शुरू करते हैं? क्या भविष्य में लिटिगेशन इन मॉडर्न फाइनेंशियल इनोवेशंस के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट एसोसिएशन और इफेक्टिव सोर्स की सीमाओं को टेस्ट कर सकता है? ये देखने लायक एक दिलचस्प एरिया है। ये भविष्य के लिए वाकई एक बहुत मौजूद सवाल है। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि बच्चा गुजदार केस पर हमारी ये गहराई से की गई चर्चा जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी।